बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। भाई कल तो खाने का मज़ा आ गया। सरवर बोला, हाँ वाकई, और कबाब का तो जवाब ही नहीं था। साजिद ने कबाब की तारीफ करते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। आज का क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। भाई कहीं ना कहीं चले जाएंगे। सरवर बोला। सफ्तर तो एक 24 साला नौजवान था जो पेशे के एतबार से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक निजी इदारे में काम करता था। तनख्वाह मुनासिब थी, जिसका वो मामूली हिस्सा अपने घर पर दे देता था और बाकी सब खुद पर और अपने दोस्तों पर खर्च कर देता। वो वालिदैन का इकलौता बेटा होने की वजह से थोड़ा बहुत बिगड़ गया था। उसके वालिद अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते थे, जिसकी वजह से वो सफ्तर पर तवज्जो नहीं दे पाते थे। उन्होंने बहुत बार सफ्तर को कहा कि वो उनके कारोबार में दिलचस्पी दे, मगर सफ्तर को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे दिलचस्पी थी तो बस अपने दोस्तों और खाने पीने में। सफ्तर, सरवर और साजिद एक ही मोहल्ले में रहते थे। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सरवर एक सुपर स्टोर में मैनेजर था, जबकि साजिद एक कंपनी में अकाउंटेंट था। तकरीबन हम उम्र होने की वजह से वो तीनों हम ख्याल भी थे। रात के वक्त मोहल्ले में बैठकर गप्पे हाँकना या मोटरसाइकिल पर बैठकर इधर उधर मटर गश्ती करना इनका काम था। वो इतवार का दिन था, जिसकी वजह से तीनों ही शाम से घर से घूमने निकल गए थे। सी व्यू पहुँचकर रात के खाने की प्लानिंग करने लगे। सरवर और साजिद ने अपनी अपनी राय दी और मेरे जवाब का इंतज़ार करने लगे। कुछ सोचने के बाद मेरे चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट आई। भाई क्या सोचा? साजिद बोला। आज हम सब बहुत ही शानदार दावत उड़ाएंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। वो कैसे भाई? कहीं ईदी के दस्तरखान में जाने का प्रोग्राम तो नहीं है? सरवर ने भुएं उचकाते हुए पूछा। अरे नहीं दोस्तों, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। अगर कामयाब हो गया तो बहुत मज़ा आएगा। मैं खुश होते हुए बोला। अरे अब बता भी दो। साजिद बेचैन होते हुए बोला। आज हम शादी की दावत उड़ाएंगे। मगर किसकी? सरवर ने खुश होते हुए कहा। यार प्लान कुछ यूँ है कि हम किसी ऐसी शादी में जाएंगे जहाँ शादी हो रही हो। वहाँ हम किसी भी तरीके से अंदर चले जाएंगे। किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने प्लान बनाया। पकड़े गए तो इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ेंगी उन्हें कौन समेटेगा? साजिद ने दूर की सोचते हुए कहा। अरे नहीं यार, हम लोग तो बस ऐसे ही डर रहे हैं, कुछ नहीं होता। मैंने साजिद की दूरअंदेशी पर मट्टी डालते हुए कहा। फिर हम तीनों दोस्त किसी अच्छे शादी हॉल की तलाश में निकल पड़े। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। एक शादी हॉल में मेहमान बनकर हम तीनों अंदर चले गए। मगर ये रात 2 बजे का वक्त था और ऐसा करना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। कुछ डर भी लग रहा था, लेकिन खैर तय ये किया था कि हम तीनों अलग अलग रहेंगे और खाना खाकर शादी हॉल के बाहर ही मिलेंगे। हमारा मंसूबा कामयाब हुआ। हमने मुफ्त की शानदार दावत उड़ाई। किसी को शक तक नहीं हुआ, ना ही किसी ने पूछा, ना हमने बताया। हम तीनों खुशखबरियाँ करते हुए अपने घरों को निकल पड़े। अब तो हमारा मामूल बन चुका था, जहाँ कोई शादी हो हम किसी भी तरफ से रिश्तेदार बनकर मुफ्त का खाना उड़ाते थे। एक दिन मोहल्ले में साजिद और सरवर दोनों नहीं आए। मैंने उन्हें कॉल की तो पता चला कि साजिद किसी काम से हैदराबाद गया हुआ था और सरवर की तबीयत ख़राब थी। मैंने सोचा मैं भी घर जाऊं। फिर ख्याल आया आज क्यों ना अकेले ही दावत उड़ाई जाए। वैसे भी शादी हॉल तो अलग अलग ही होते हैं। ये सोचकर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी और निकल पड़ा। काफ़ी घूमने के बाद भी ऐसे शादी हॉल को ढूंढने में नाकाम रहा जहां शादी हो रही हो। लगता है आज घर के खाने पर गुजारा करना पड़ेगा, मैंने सोचा, और यही सोचकर मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मेरी बाइक फराटे भरती जा रही थी कि अचानक मुझे एक जगह पर कुछ रोशनी नजर आई। ये एक बहुत बड़ा महलनुमा मकान था, जिस पर रोशन बरकी कुमकुमे इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है। सोचा जाऊँ या ना जाऊँ। फिर ये ख्याल आया कि घर में है, क्या पता शादी ना हो। मगर फिर मैंने सोचा कि अगर शादी हुई तो मुफ्त की दावत रह जाएगी। मैंने वहाँ जाने का इरादा कर लिया। करीब पहुँचा तो वो मकान वाकई बहुत बड़ा था। पूरा घर सफ़ेद और सुनहरी रोशनी से सजा हुआ था। मैंने दिल में सोचा, ये तो किसी रईस की शादी लगती है। पकड़ा भी क्या तो क्या कहेगा, मैं गरीब तो सिर्फ खाना खाने आया हूँ। खैर मरकज़ी दरवाजे पर मेरी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी
जिस पर बरकी कुमकुमों से बड़ा बड़ा शादी मुबारक लिखा हुआ था। इसे पढ़कर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ कि मैं सही जगह आया हूँ। इस मकान के मरकजी दरवाजे से आगे सीढ़ियाँ थीं, जिसके दोनों अतराफ छोटे छोटे फवारे लगे हुए थे। 8 से 10 सीढ़ियों के बाद एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा था, जिस पर बहुत खूबसूरत नक्शो निगारी की हुई थी। दरवाजे पर एक बहुत बड़ा दरबान नुमा शख्स खड़ा था, जो मुझे देखकर अदब से झुका और दरवाज़ा खोल दिया। मुझे ये अंदाज बड़ा ही अजीब लगा। मुझे लगा मैं किसी मुगलिया दौर में आ गया हूँ और ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी शादी है। अंदर जाकर देखा तो मैं और भी हैरान रह गया। इतना शानदार घर मैंने आज तक नहीं देखा था। अंदर जाते ही कुछ सीढ़ियाँ थीं, उससे उतरकर एक बहुत बड़ी जगह थी, जिसके बीच में एक बहुत खूबसूरत फवारा था। ऊपर जाने के लिए 2 तरफ से बहुत चौड़ी सीढ़ियाँ जा रही थीं। बड़े बड़े सफ़ेद सतून थे जो सीधा छत से जाकर मिलते थे, जिन पर निहायत खूबसूरत सुनहरे रंग के बेल बूटे थे। डिज़ाइनिंग टेबल की जगह सब मेहमानों के लिए तख्त बिछाए हुए थे, जिस पर गाव तकिए थे। सब चीज़ सफ़ेद और सुनहरी धारी की थी। यहाँ तक के लोगों ने भी सफ़ेद ही कपड़े पहने हुए थे। मैं समझा कि शायद शादी की थीम ऐसी रखी गई हो। इत्तेफाक से मैंने भी सफ़ेद कपड़े पहने थे, लिहाजा इत्मीनान हो गया कि कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता। पूरे घर में एक मशहूर कुन खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू पूरे माहौल को सहर अंगेज बना रही थी। मैं इसी फिराक में था कि कहाँ बैठूं। इतने में एक खूबसूरत लड़की मेरे पास आई और कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको जगह बताती हूँ। मैं उसके पीछे चलता हुआ एक तख्त के पास पहुँचा। वो मुस्कुराई और मुझे कहा, आप यहाँ तशरीफ़ रखिए। उस लड़की को मैंने सरसरी देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। उसके वजूद से उठने वाली खुशबू ने मेरी रूह तक को महका दिया था। मैं दिल ही दिल में खुद को बादशाह अकबर और उस लड़की को अपनी कनीज तस्वर करने लगा। फिर अपने ही ख्याल पर हंसी आ गई। इतने में एक बुजुर्ग वहाँ तशरीफ़ लाए। वो शायद मौलवी साहब थे। उनके साथ बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं लग रही थी, मगर लिबास से वो दूल्हा लगता था। उन्होंने तलावत शुरू की। ऐसी आवाज़ तो किसी कारी की मैंने नहीं सुनी। कुछ देर बाद उन्होंने लड़के से कुछ कहा और फिर अचानक से दिल को लुभा देने वाली मौसीकी महल में गूंजी। लोग उस लड़के के पास आकर अजीब अंदाज में गले मिल रहे थे। मैंने सोचा मैं भी जाऊं। फिर ये ख्याल आया कि अगर किसी ने पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ देर बाद में नन्ही बच्चियां आईं, दूल्हे के पास से झुक झुक कर सलामी देते हुए गुजर गईं। हम लोग अक्सर शादी हालों में तभी घुसते थे जब तकरीबन खाने का वक्त हो, मगर शायद यहाँ जल्दी आकर मैंने गलती की थी। मेरी निगाहें उस लड़की को ढूंढ रही थीं। फिर अचानक सब ऊपर देखने लगे तो मैंने भी देखा। ये वही लड़की थी। इसके साथ एक और खूबसूरत लड़की थी जो दुल्हन के लिबास में थी। इसके चेहरे पर नकाब था। इसे देखते ही सब उसे मुबारकबाद देने लगे। मुझे ये मंजर किसी अरबी फिल्म का लग रहा था। मेरी नज़रें उस लड़की का ताक़ुब करने लगीं। कुछ देर बाद खाने का ऐलान हुआ, मगर खाना सबके तख्त पर खादमों ने खुद लाकर रख दिया। ये मंजर भी मुझे हैरत ज़्यादा कर रहा था। खाना वाकई बहुत लजीज था। 3 किस्म की मिठाई और ऐसे पकवान जिनका तो मैंने नाम तक नहीं सुना था। पकवान की ख़ास बात यह थी कि उनमें मसाला बहुत कम था। मैंने सैर होकर खाना खाया और दिल ही दिल में सरवर और साजिद की बदकिस्मती पर अफसोस करने लगा। उन्होंने इतनी अच्छी दावत मिस की थी। खाने के बाद वही लड़की एक बार फिर आ गई। उसके साथ एक बच्चा था। बच्चे ने एक डोंगा तख्त पर रखा और लड़की के हाथ में लोटा नुमा बर्तन था। उसने कहा, आप हाथ धो लीजिए। मैंने आगे बढ़कर हाथ धोए, मगर हाथ धोते हुए उस लड़की को ही देखता रहा। उसने भी एक झलक मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। फिर वो सुराही लेकर आई। मैंने गिलास आगे किया। उसमें शरबत था जो बहुत उम्दा था। फिर मैंने देखा सब लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। मैं ये सोच ही रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। इतने में वो लड़की आई और कहने लगी, आइए मैं आपको बाहर छोड़ आऊं। मेरी तो बाछें खिल गईं। फिर उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर तक ले गई। दरबान ने दरवाज़ा खोला, मुझे मरकजी दरवाजे तक छोड़ने आई। इतने अरसे में मेरा हाथ उसके हाथों में ही था। वो मुस्कुराई और फी अमानिल्लाह कहकर चली गई। मैं अपनी बाइक के पास पहुंचा और सोचा, आज तो खूब दावत उड़ाई। साजिद और सरवर ने मिस कर दी। खैर मैं घर आया और सोचने लगा कि सुबह दोस्तों को इस बारे में बताऊंगा
ऑफिस जाते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरा बटुआ कहीं गिर गया। मैं परेशान हुआ क्योंकि मेरा शनाख्ती कार्ड, लाइसेंस और दूसरे तमाम ज़रूरी कागजात उसी में थे। फिर ख्याल आया कि कल शादी की दावत में तो नहीं गिर गया। सोचा वहाँ से पता कराता हूँ। वैसे भी मेरे लिए अब ऐसे काम करना कोई मुश्किल नहीं था। ये सोचकर मैंने छुट्टी की ज़ुबानी दरख्वास्त दे दी। फिर उसी महलनुमा मकान को ढूंढते हुए वहाँ जा पहुँचा। वहाँ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, न महल न शादी के आसार। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये क्या मौजरा है। अचानक पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी। मैंने मुड़कर देखा तो ये वही लड़की थी। मुझे देखते ही पूछा, कुछ ढूंढ रहे हो? मैंने जवाब दिया, कल मेरा बटुआ शायद आपके घर में गिर गया, पर यहाँ आया तो। लड़की ने मेरी बात काटते हुए मेरा बटुआ दिखाया। मेरी जान में जान आ गई। मैंने उसे बटुआ ले लिया और पूछा, ये बटुआ तुम्हारे पास कैसे आ गया? कहने लगी, कल यहाँ गिर गया था। मुझे पता था कि इसमें आप ही का कार्ड है, इसीलिए आपके पास देने आ ही रही थी कि आप मिल गए। मैंने बातों बातों में उससे उस मकान के बारे में पूछा तो वो हंसी और कहा, आप गलत जगह आ गए हैं, वो मकान यहाँ नहीं कहीं और है। मैंने भी सोचा हो सकता है रात की वजह से मैं भूल गया हूँ। फिर उसने मुझे कहा, यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, कहीं और चलकर बात करें। मैंने इसे मौका गनीमत जाना और इसे बाइक पर बिठा के एक कॉफ़ी शॉप ले गया। उसने अपना नाम फौजिया बताया। खैर, रस्मी बातचीत के बाद वो अगले रोज़ मिलने का वादा करके चली गई। मैं बहुत खुश था। रात को साजिद और सरवर को सब बात बताई। उन्होंने भी बहुत अफसोस किया। अगले रोज़ ऑफिस के बाद मैं मुकर्ररा जगह पर पहुंचा। फौजिया पहले से ही वहां मौजूद थी, जैसे मेरी ही मुंतज़िर हो। उसने मुझे अपने बारे में बताया कि वो यतीम है और अपने चचा के साथ रहती है, और जो शादी थी वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त की थी। मैंने उससे पूछा, मैंने बहुत सी शादियां देखी हैं, मगर ऐसी शादी तो आज तक नहीं देखी। उसने बस इतना ही कहा कि मेरी दोस्त के वालिद साहब काफ़ी साहिब हैसियत हैं। जाने से पहले उसने दोस्ती की पेशकश की, जिसे मैंने बखुशी कबूल कर लिया। फौजिया से हुई चंद मुलाकातों के बाद ही मेरे रवैये में काफ़ी तब्दीली आ गई, जिसे घर वालों के साथ साजिद और सरवर ने भी महसूस किया। हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। एक दिन मैं उसके लिए बहुत कीमती तोहफा लेकर गया। उसने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए। ज़्यादा दिन गुजरे नहीं थे, हमारी दोस्ती बहुत मजबूत हो चुकी थी। फिर उसने वो बात कही जिसके मैं इंतज़ार में था। उसने कहा, सफदर, क्या तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाओगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और फिर मुस्कुरा के सर हिला दिया। वो खुशी के मारे रो पड़ी। उस दिन उसने मुझे कहा, सफदर, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात और करनी है। मैंने कहा, बोलो। कहने लगी, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तुम मेरी बात को मजाक नहीं समझोगे ना? मैंने कहा, बेफिक्र रहो। फिर उसने मेरा हाथ थामा और कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि अचानक एक तेज़ हवा चली और मिट्टी उड़ने लगी। मेरी आंखें बंद होने लगीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हर तरफ से हवा की साई साई की आवाज़ आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं किसी वीराने में आ गया हूँ। थोड़ी देर बाद हवा बंद हुई तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि आसपास की सभी चीज़ें अपनी हालत में मौजूद थीं। वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। अगर कुछ बदला था तो सिर्फ ये कि वहाँ फौजिया नहीं थी। मुझे बहुत मायूसी हुई क्योंकि मैं फौजिया का चेहरा आंखों में लिए न जाने कितने ख्वाब देख चुका था। पता नहीं क्यों दिल में उसे खोने का एहसास था। मैं भारी कदमों से वहाँ से उठा और वापस आने लगा। निकलते हुए मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे पीछे एक बिल्ली आ रही थी। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और घर आ गया, मगर फिर मैंने 2-3 बार उस बिल्ली को अपने रास्ते में देखा। मेरे दिल में थोड़ा खटका हुआ कि आखिर ये क्या मौजरा है। खैर, अब वो कोई इंसान तो थी नहीं कि मैं उससे पूछता कि भाई तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। मैं घर आया, अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो मैंने बाइक अंदर की और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। जो ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मुझे किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बिल्ली वहीं मौजूद थी। उसकी आंखों में आंसू थे। हालांकि मैंने कभी किसी बिल्ली को रोते हुए नहीं देखा। मैंने दरवाज़ा एक बार फिर बंद कर दिया और मुझे रोने की आवाज़ें आती रहीं। मैंने मारे तजस्सुस के एक बार फिर बंद दरवाजे को खोल दिया। बाहर का मंजर हैरतनाक था। वो बिल्ली बहुत अजियत में लग रही थी। उसे ज़मीन से कुछ फुट पर हवा में बुलंद किया जाता और फिर दोबारा ज़मीन पर पटखा जाता।
بلی کو اذیت دینے والا یہ منظر میرے لیے بہت دکھی تھا۔ میں جلدی سے اندر گیا اور امی کو بلا لایا۔ امی میرے ساتھ باہر آئیں تو دیکھا دروازے کے آگے بلی مردہ پڑی ہوئی تھی، مگر اس کے وجود سے ایک عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی۔ ساتھ ہی ایک کالا کپڑا پڑا ہوا تھا جو غالباً نقاب کا لگتا تھا۔ میری امی کا روحانیت کی طرف بہت رجحان تھا۔ انہوں نے ایک نگاہ بلی پر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھ کر کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئیں، بیٹا لالچ کرنا اچھی بات نہیں ہے، تم اس طرح شادیوں کی دعوتیں اڑانا چھوڑ دو ورنہ کسی دن مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اس مخلوق کا عشق بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ خبردار آئندہ اپنے آفس سے سیدھے گھر آنا، ورنہ میں تمہارے بابا سے کہہ دوں گی تو پھر رات کو گھر سے باہر نہیں جا پاؤ گے۔ میں امی کی بات پر ناسمجھی سے سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ امی کا روب ایسا ہے کہ ان سے زیادہ سوال نہیں پوچھ سکتا، مگر آج بھی ان واقعات کا سوچ سوچ کر حیران ضرور ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔